Good morning all, welcome to Learners Academy. कौन कौन एब्सेंट है? और आ गया तू? आ गया मयंक नहीं आया? पंखा चाहिए तेरे को? इधर पंखा है, जरा आजा आजा इधर आजा। क्या दे दो? क्या कह रहे हो? तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 की तरफ बढ़ गए थे हम आगे, राइट? 5.1 हो गई थी पूरी। बोलो, आवाज क्यों नहीं निकल रही? 5.1 से कोई डाउट किसी को? स्पेशली द न्यू स्टूडेंट। बोलो तन्नू, 5.1 हो गई पूरी? एक एक क्वेश्चन, ईच सिंगल क्वेश्चन हो गया। 5.2 की इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी बात करते हैं, चलो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर इज nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या मतलब है पहले इसका समझते हैं। देखो, अगर मान लो मेरे पास एक एपी है, लाइक दो, अभी इधर ध्यान दो, बातें नहीं, पीछे की 3 गर्ल्स। लेट्स से मेरे पास एक एपी है जिसके कुछ एक टर्म्स मैंने लिख दी। तो वी नो दैट कि इसको हम A1 से डिनोट कराएंगे, इसको हम A2 से डिनोट कराएंगे, इसको हम A3 से, देन इसे हम A4 से, एंड इसे हम A5 से डिनोट कराएंगे, राइट? ऐसे ही कराएंगे। इन टर्म को हम बोलेंगे कैसे भैया? पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और मैथमेटिकली इनको हम A1 A2 A3 A4 A5 लिख देंगे। ऐसे ही करेंगे ना? दैट मीन्स अगर मैं इसका मीनिंग की बात करूं तो इस पर्टिकुलर चीज का मतलब है फर्स्ट टर्म। इस पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। अच्छा, जो पुराने बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि उनको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं कोई नोटबुक खोल के नहीं बैठा हूं कि मैंने बस ऐसे जो पहले पढ़ाया था और ऐसे 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 बता दिया तो आपके किसी काम का नहीं है। आप एक टीचर से सेम क्लास 10 बार ले लो, आपको हर 10 क्लासेस में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस वो टीचर ऐसे रट्टाफिकेशन टाइप नहीं पढ़ा रहा हो। अगर उसने रट लिया कि हाँ यही पढ़ाना है तो बात है, तो वैसे तो हम आपको पढ़ाते नहीं है, और मैथ्स में वैसे पढ़ाया भी नहीं जा सकता। मैथ्स का तो शायद कोई भी टीचर ऐसे नहीं पढ़ा सकता। तो आपको जो भी बताया जा रहा है, हो सकता है कि उसमें हर बार कोई नई चीज समझ में आए आपको। आपको हो सकता है वो पहले नहीं समझ में आई हो, अरे यार हाँ अब समझ में आ गई। तो आपको ध्यान तो सभी को देना है। ऐसा नहीं कि हम तो ओल्ड हैं, हमने तो पढ़ ली, हम क्यों ध्यान दें? हम तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए आए, नॉट लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? तो A2 विल बी, बोलो, सेकंड टर्म को अपन मैथमेटिकली A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को अपन मैथमेटिकली A3 लिखते हैं, बोलो। फोर्थ टर्म को अपन मैथमेटिकली A4 लिखते हैं, एंड सिमिलरली एज द पैटर्न गोज ऑन, A5 का मतलब होता है फिफ्थ टर्म, यस और नो। एंड जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमको इस सीक्वेंस की टर्म मिलती जाएगी, राइट और रॉन्ग? राइट। तो इसका मतलब ये, अच्छा एक चीज सुनो, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऐसे करते 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 कोई भी नेचुरल नंबर की टर्म हम इस तरीके से डिनोट करा सकते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर की टर्म, जैसे A6 A7 A8, तो बहुत सारे नेचुरल नंबर से उसको जनरल नाम देते हैं। तो हम उसको जनरल नाम A1 A2 A3 तो दे नहीं सकते, क्योंकि A1 तो पर्टिकुलर एक टर्म है, A2 पर्टिकुलर एक दूसरी टर्म है, A3 पर्टिकुलर एक तीसरी टर्म है। सारे टर्म्स का मतलब एक जनरल नाम रख दिया जाए, तो वो नाम हमने रख दिया AN। क्या रख दिया हमने? वो नाम, क्योंकि एन जो है यहाँ पे हर किसी की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। 1 भी एन होता है, 2 भी एन होता है, 3 भी एन होता है, 4 भी एन होता है, और 5 भी एन होता है। सारे के सारे एन होते हैं, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। किसने कहा सर एन ही क्यों रखा आपने, और कुछ क्यों नहीं रखा? कुछ और रख दो, के एक्स वाई कुछ भी रख दो। तो हमको लेटर ऐसा चूज करना पड़ता है जो उनकी सबकी डेफिनेशन को जस्टिफाई करता हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स रख देता, तो x तो कोई भी नंबर हो सकता है, फिर तो यहाँ पे 1.5 भी हो सकता है। बट 1.5 नंबर वाली कोई टर्म होती है क्या किसी एपी में? या तो पहली टर्म होती है या दूसरी टर्म होती है। तो इसलिए मैं x नहीं रख सकता, मैं होल नंबर नहीं रख सकता। मेरे को क्या रखना पड़ेगा?
100% मुझे एक नेचुरल नंबर रखना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम ही an रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? an। और जैसे a1 फर्स्ट टर्म होती है, a2 सेकंड टर्म होती है, a3 थर्ड टर्म होती है, a4 फोर्थ टर्म होती है, a5 फिफ्थ टर्म होती है, a6 बोलते जाओ, a7 a8 a9 a29 a37 an एन आपने बताया, मैंने नहीं बताया। क्या होती है वो? nth टर्म ऑफ द एपी। किसी भी एपी की n नंबर वाली टर्म को कैसे पता लगाया जाए? अब n मतलब कोई भी, दूसरी तीसरी चौथी, आप n की वैल्यू अलग अलग रखे जाओ तो उस नंबर की टर्म की बात हो रही है। अगर मैं n की वैल्यू 10 रख दूं, दैट मींस 10वें नंबर की टर्म की बातचीत चल रही है। अगर मैं n की वैल्यू 25 रख दूं तो 25वें नंबर के टर्म की बातचीत चल रही है। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसे इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, मतलब इसके बिना काम क्यों नहीं चल सकता? इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि अगर एक एपी में मुझे 25वीं टर्म चाहिए तो आप थोड़ी ना पहले 24 टर्म्स निकालोगे फिर 25वीं टर्म निकालोगे। आपको 25वीं चाहिए तो आप 25वीं टर्म डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते? आपको पीछे की 24 टर्म्स लिखने की क्या जरूरत है ना? सपोज करो मैंने कहा 215 नंबर की टर्म्स बताइए, तो 214 टर्म्स लिखने थोड़ा ना बैठेंगे, तो डायरेक्टली जंप मार के किसी भी एपी की किसी भी टर्म तक पहुंचने का जरिया है nth टर्म ऑफ द एपी। ये an एक तरीके से किसी एक एपी में डायरेक्टली जंप मार के किसी भी टर्म तक पहुंचने का एक साधन है, एक फॉर्मूला है। समझ गए? जैसे कि अगर मुझे चाहिए 10th टर्म तो मैं सीधे a10 की बात करूंगा, n की जगह 10 रख के। मुझे चाहिए 20th टर्म तो मैं सीधे n की जगह 20 रख के a20 की बात करूंगा, उससे पहले a1 a2 a3 a19 की बात नहीं करूंगा। ओके, क्लियर? अब ये निकालते कैसे हैं? अब ये निकालते कैसे हैं आप खुद बताओगे, फॉर्मूला चेक करके देखना। अभी a1 का फॉर्मूला मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी है ना आपने, बोलो। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a1 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ओनली a। तो a के साथ कोई भी d नहीं है तो आई कैन राइट इट एज 0d। एक भी d नहीं है ना। a2 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a प्लस d, यानी कि a प्लस 1d लिख सकता हूँ एक तरीके से। a3 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? 2d, then a plus 3d and it is a plus 4, राइट? तो आपने क्या चीज नोटिस करी? देखो कोई भी फॉर्मूला एनालिसिस करने से बनता है। कोई भी फॉर्मूला XYZ जितने भी फॉर्मूला बने हुए हैं सब कुछ ना कुछ एग्जांपल्स लेके एनालिसिस करने से बने। तो एक एग्जांपल ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, तीसरा, सबको एग्जांपल्स को एक साथ एनालाइज किया तो पर्टिकुलर एक फॉर्मूला निकलता है। तो हम भी बना सकते हैं, छोटे मोटे तो, ज्यादा बड़े भी नहीं। तो देखो जब 1 था तो 1 से 1 कम 0 था, जब 2 था तो 2 से 1 कम 1 था, जब 3 था तो 3 से 1 कम 2 था, देन जब 4 था तब 1 कम 3 था, देन 5 था तो 1 कम 4 था। तो कल को 37 होगा तो 37 से 1 कम 36 होगा, कल को 100 होगा तो 100 से 1 कम 99 होगा, तो कल को अगर n होगा तो n से 1 कम n माइनस 1 होगा, वो नंबर d से मल्टीप्लाई होगा। और याद रखो a तो सब में ही आएगा, a तो सब में ही आएगा, दैट इज इट। ये एक फॉर्मूला अगर हमको याद है, इधर मैं क्लियर लिख देता हूं, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। अगर एक फॉर्मूला ये जानते हैं हम तो इनडायरेक्टली इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज केवल और केवल इस एक फॉर्मूले के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। अब ऑब्वियसली इसके एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि केवल यही आएगा, सीधे सीधे आते पूछेगा नहीं, सीधे क्वेश्चंस भी आएंगे, उल्टे भी आएंगे, टेढ़े भी आएंगे, मेढ़े भी आएंगे, पर फॉर्मूला यही लगेगा। चारों तरफ से घूम के बाद इसी को पकड़ेंगे अपन, अंतिम सहारा हम इसका लेंगे। क्यों हंसी आ रही है कृतिका? इसको कहते हैं nth टर्म फॉर्मूला, या फिर जनरल टर्म फॉर्मूला, या फिर जनरल टर्म फॉर्मूला। और देसी भाषा में कहें तो एक एपी की किसी भी टर्म पर पहुंचने का फॉर्मूला, जंप करके पहुंचने का फॉर्मूला, पीछे की टर्म्स लिखनी ना पड़े, सीधे उस टर्म पर पहुंच जाए, उसका फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? जनरल टर्म फॉर्मूला कह दो, nth टर्म फॉर्मूला कह दो, an फॉर्मूला भी कह देते हैं कई बार, an फॉर्मूला, या फिर जंप करके किसी भी टर्म तक पहुंचने का फॉर्मूला। बोलो क्यों हंसी आ रही थी कृतिका? ये ईशानी हंसा रही थी क्या? है ना, ईशानी क्यों हंसा रही थी तू? बोलो। ओके, चलो हंस लिया अभी।
डन। और हंसाना है? सीरियसली वी कैन वेट। हंसा दिया जितना हंसाना था। चलो तो अगली जो ये परफॉर्मेंस है हंसाने की, ये आपकी सीधे कपिल शर्मा शो में करेंगे। अभी के लिए आप पढ़ लो, ठीक है? ओके, हंसना हंसाना वहां पे हम जनरल तो थोड़ा बहुत हंसेंगे हंसाएंगे, ज्यादा तो फिर हमारा सिलेक्शन वहां हो जाएगा। सिलेक्शन चाहिए था आईआईटी में और हो गया कपिल शर्मा शो में एस गुत्थी नंबर 2। क्या फायदा? ठीक है। ओके आइए, और अगर इंटरेस्ट है तो वो एक अलग बात है। चलिए आइए, तो ये सब कुछ डिलीट कर दूं, सीधे चलता हूं मैं एक्सरसाइज पे। अच्छा, इस फॉर्मूले में, हाँ तुम भी कर लो वार्तालाप, थोड़ी घर गृहस्थी की बातें, धंधे पानी की बातें। हो गया, सब हो गया, ठीक है? ठीक। कुछ समाज और देश की बातें करनी होगी कर लो। कर लिए? ठीक, ठीक है, चलो इधर आओ। हाँ जी, अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, टोटल मिला के 4 कंपोनेंट्स हैं। मैं कंपोनेंट गिनवा रहा हूं आपको, है ना? पहला कंपोनेंट खुद ए एन, दूसरा कंपोनेंट ए, तीसरा कंपोनेंट एन, और चौथा कंपोनेंट डी। इनका मीनिंग फटाफट से रिकॉल करते हैं। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता ही है, ए का मतलब पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें क्लियर। ए एन का मतलब आप कौन सी टर्म की बात कर रहे हो, एन का मतलब आप कौन सी टर्म की बात कर रहे हो। जैसे आप 10वें टर्म की बात कर रहे हो तो एन की वैल्यू 10, अगर आप 50वें टर्म की बात कर रहे हो तो एन की वैल्यू 50। एन का मतलब आप कौन सी टर्म की बात कर रहे हो, समझ आया? और ए एन का मतलब वो टर्म कौन सी है, देखो कौन से टर्म की बात कर रहे हो और वो टर्म कौन सी है, बात अलग अलग है। कैसे? देखो इधर स्क्रीन पे देखो, मैं एक एपी लिख रहा हूं, 1 4 7 10 13। अब ये टर्म तो चौथी है, लेकिन एक्चुअल में टर्म 10 है, समझ आया? हाँ, कौन सी है पूछे तो सीक्वेंस बताना है, चौथी, फोर्थ। और क्या है पूछे, क्या है, टर्म क्या है, तो टर्म बतानी है, एक्चुअल टर्म क्या है 10, उस टर्म की वैल्यू क्या है 10, टर्म की वैल्यू तो क्या है 10, और टर्म का सीक्वेंस क्या है 4, तो n की वैल्यू तो 4 है और ए एन की वैल्यू 10 है। समझ आया क्या? ए एन और एन में डिफरेंस समझ आया क्या? एन तो उसका सीक्वेंस है और ए एन एक्चुअली टर्म है, ए एन एक्चुअली टर्म की वैल्यू है। क्लियर है? जो आपने वैल्यू निकाली, जैसे मैंने कहा चौथी टर्म निकालो, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगा के चौथी टर्म निकालोगे, तो जो आंसर आया ना 10 आ गया आपका आंसर, ये है ए एन, ये है ए एन। क्लियर है क्या? एक शॉर्टकट भी बताया हुआ था पिछले पहले वाली क्लासेस में कि जिसके ऊपर टीएच लगा हुआ आ जाए वो एन की वैल्यू होती है, जैसे 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये एन की वैल्यू है, और जिसके ऊपर टीएच ना लगा हुआ हो वो ए एन की वैल्यू। मतलब इन दोनों में से अगर आपको कंपेयर करना हो, कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो 10 गिवन है ये एन की वैल्यू है या ए एन की वैल्यू है, तो आप कैसे पता लगाओगे? उस 10 के ऊपर टीएच लगा हुआ है क्या, चेक करो, नहीं लगा हुआ है तो वो ए एन की वैल्यू है, और टीएच लगा हुआ है तो फिर वो एन की वैल्यू है, वो सीक्वेंस है फिर। क्लियर है? समझ में आया? तो कुल मिला के इन 4 कंपोनेंट्स में से 1 2 3 4 कंपोनेंट्स में से एनी 3 कंपोनेंट्स विल बी गिवन टू यू, any 3 components will be given to you and you will have to find the fourth missing component। यही चलेगा पूरी एक्सरसाइज में, घुमा फिरा के या सीधे सीधे काम यही होगा कि कोई भी 3 कंपोनेंट्स गिवन होंगे और चौथा कंपोनेंट निकालो। फॉर एग्जांपल ए एन और डी गिवन है तो ए एन पूछ लेगा, फॉर एग्जांपल ए और एन गिवन है, डी पूछ लेगा, बस वैल्यू डालो, जो भी गिवन है वैल्यू डालो, बचा चौथा कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। इस एक फॉर्मूला मान लो, इसको एक इक्वेशन मान लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में 4 टर्म्स है जो मिसिंग है, उसमें 3 हम रख दें तो चौथा निकल जाएगा। ठीक है, चले एक्सरसाइज पे फाइनली। चलिए, मोर देन इनफ, इतना इंट्रोडक्शन तो शायद आपने फर्स्ट टाइम भी नहीं किया था जितना मुझे याद आ रहा है। तो हो जाता है कई बार कि बोलना थोड़ा चाहते हैं लेकिन ज्यादा निकल, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 5.2। एग्जाम्पल्स आपको अपने आप से देखने हैं, डाउट्स हो तो पूछते रहने हैं, ठीक है? कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी जो भी एक्सरसाइज चल रही है उसका एग्जाम्पल सॉल्व करते रहो, और कभी भी आप क्लास में पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, पर करना आपको ये। ओके, नहीं समझ में आया तो फिर हम बैठे, और अगर आप नहीं पूछते हो तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आपने कर लिया और आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आप नहीं पूछते हो तो आपका लॉस है, नहीं करते और नहीं पूछते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, द वेरी बेसिक क्वेश्चन। अभी मैंने क्या कहा, ए डी एन ए एन, 4 कंपोनेंट्स में से कोई भी 3 कंपोनेंट देकर चौथा कंपोनेंट पूछ सकता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ए एन ही पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, ए एन। तो करके देखते हैं इसमें से एक आध क्वेश्चन।
जैसे फॉर्मूला बताओ आप क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई, ये फॉर्मूला तो याद रखना है ये पूरी एक्सरसाइज के लिए और आगे के लिए। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ए एन तो मिसिंग है, मिसिंग को तो एन को एन ही लिखेंगे, ए तो गिवन है, एन भी गिवन है 8 और डी भी गिवन है 3 इंटू 3, डी का मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ए एन पता करना है तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 3 जा 7 प्लस 21, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आंसर आ गया, वेरी इजी। चलो अब ये देखो थर्ड वाला देखो, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, आपने आंसर निकाल लिया, इसका मतलब भी समझा करो। इसका मतलब ये है कि एक एपी की पहली टर्म 7 थी, कॉमन डिफरेंस 3 का गैप था, तो 8वें नंबर की टर्म 28 निकलेगी। 8वें नंबर की टर्म, क्योंकि एन का मतलब होता है सीक्वेंस और ए एन का मतलब होता है जो टर्म निकली, तो इस इंफॉर्मेशन से आप समझे क्या वो भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं बस गधों की तरह करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसने पूछा नहीं इसका मतलब क्या, लेकिन हमको अंदर से पता होना चाहिए कि एक एपी थी कोई जिसकी पहली टर्म क्या थी 7, जैसे 7 और 3 का गैप था, 3 का गैप था, तो बोलो अगला टर्म क्या होगी 10, उससे अगली टर्म क्या होगी 13, 3 का गैप है ना कॉमन डिफरेंस, आगे बोलो 16, आगे बोलो 19, आगे बोलो 22, आगे बोलो 25 और आगे बोलो 28। तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर की टर्म 28 निकली ना, निकली, इसका मतलब ये था। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखो, तो एक दो मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको करना ही है। थर्ड वाला देखो, फॉर्मूला लगाओ आप, तो पहले तो सबसे पहले तो फिर मीनिंग देखेंगे बाद में। तो फॉर्मूला इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म फॉर्मूला, ओके। अच्छा nth टर्म फॉर्मूला उस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है ये निकालने के लिए भी काम आता है। अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस में मैं ये केवल इतना सा ही नहीं, ये बहुत सारी चीजें निकालने में काम आता है। धीरे धीरे क्वेश्चंस की रेंज देखेंगे ना, फिर पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। धीरे धीरे हम देखते हैं ना। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। मौलिक एंड चर्चित क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। मौलिक आप क्या कर रहे हैं 5.5 5.1 ही कर रहे हैं अभी तक, क्यों भाई, मैं झांकी बना दूंगा सही में, ज्यादा झांकियां बनाने गया तो सही है, कुछ भी कर ले, मेरा काम मेरे को कंप्लीट चाहिए। कौन कौन है अभी जो महारथी जिसने अभी तक 5.1 नहीं की है, क्यों, अभी कौन सा मुहूर्त निकलेगा अगला, क्यों नहीं करी फिर, क्या फिर 5.1 में अभी तक तेरे को कोई डाउट है, वो कब पूछेगा तू, अगले साल, तो क्यों नहीं करी, रीजन तो बता कि एम आई नहीं करी, तो एम आई आ भी मत फिर कल से, प्रैक्टिस तो कर ली तो फिर भी करो ना बेटा। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है वेस्ट करने के लिए, ना आपके पास ना मेरे पास। जो नए स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया ऐसे मानो वो बीच में फंस गए, अब वो अगर अभी थोड़ा सा बढ़ गए आगे तो आ जाएंगे इनके बराबर। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द एग्जाम, एग्जाम से एक दिन पहले भी आपकी यही हालत होगी कि हमने 6 महीने लेट ज्वाइन किया था तो हम 6 महीने पीछे ही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उनके बराबर लाने की, तो छोड़ो कोर्स ही आगे बढ़ाते हैं, क्या वेट करना है इन लोगों का जब इनको टेंशन ही नहीं है। ये किसके लिए पढ़ा रहे हैं हम, किसके लिए पढ़ा रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए न्यू स्टूडेंट का एडमिशन ही नहीं लेते हम। तो फिर बेटा पुराना नहीं करोगे तो कैसे डाउट पूछोगे और कैसे अभी तो वाली चीज समझ में आएगी। और कोई भी है क्या, आपका भी नहीं हुआ, अब स्टॉप कर दे मौलिक, उसको स्टॉप राइटिंग, नेक्स्ट टाइम से मुझे सारा काम कंप्लीट चाहिए, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी तगड़ी वाली, समझ गए। आपको कोई डाउट है आप 10 बार पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करें, काम करोगे तो डाउट आएगी ना। क्लियर है, आपका भी तनु स्पेशली, ठीक है, सारा काम कंप्लीट चाहिए, जो चीज नहीं आती है आप 10 बार आके पूछ सकते हो, उसके लिए मना नहीं है। मैं क्लास रोक दूंगा बीच में और आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आते ही मैंने क्या कहा, पिछले एक्सरसाइज से कोई डाउट है या नहीं, फिर आगे बढ़ा, अगर आप में से कोई हाथ खड़ा करता है कि हाँ सर डाउट है, तो मैं क्या नहीं समझाता, क्या समझा देता ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ए एन इक्वल, और पुराने जो नए पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ के साथ काम करना है, ऐसे नहीं कि हमने तो पहले कर रखा है तो हम दोबारा से क्यों करें, दोबारा से आपको भी करना है और साथ के साथ ही करना है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
तो अब क्या क्या कंपोनेंट गिवन है, ये ए था ना, ए मिसिंग है, ए तो मिसिंग है, ये क्या था डी, तो डी कितना आ गया -3, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखो, प्लस है तो प्लस लगाओ, n -1, n क्या है, n 10 -1, और a n भी गिवन है, सॉरी ऊपर का नोट कर लिया, 18 -1, ये वाला है 18 -1, और ये क्या है a n, तो a n अब की बार मिसिंग है, ओ गिवन है, a n अब की बार गिवन है, दैट मीन्स वो टर्म क्या होगी ये पता है मुझे, वो टर्म क्या होगी वो मुझे पता है, आपको इस एपी की पहली टर्म निकालनी, ए मतलब क्या हो गया पहली टर्म, भाई ए मिसिंग है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि इस एपी के पहली टर्म मिसिंग है, वो मुझे पता करके बतानी, तो बस आपको फॉर्मूला इस पे एज एन इक्वेशन सॉल्व कर दें, देखो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 -1 क्या होता है 17 इंटू -3 क्या होगा -51, 17 इंटू -3 -51 को इधर पहुंचा दूं अगर मैं तो +51 हो जाएगा, और -5 ऑलरेडी बैठा है यहाँ पे, उधर a बचा 51 - 5 इज, तो a की वैल्यू 46 आ गई, a इक्वल टू 46, यानी इस एपी की पहली टर्म 46 है। अब आप 3 माइनस करके देख लो, 18वें नंबर पे आप -5 पे पहुंच जाओ, ये आप क्रॉस वेरीफाई खुद करके देख लो, जैसे पहली टर्म 46, फिर 3 माइनस किया 43, फिर 3 माइनस किया 40, 37, ऐसे करते करते 18 टर्म्स गिननी है, 18वीं नंबर की टर्म क्या निकल के आएगी -5 निकल के, क्लियर है, ठीक है, एक और करवाऊं, बताओ कौन सा करवाऊं, कर लोगे सारे, हो जाएगा, चलो वेरी गुड, हो जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस अब स्टेटमेंट फॉर्म में, पहले थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म बेसिक फॉर्म में था, अभी थोड़ा स्टेटमेंट सजा दजा के दे दिया उसमें, कि एक एपी थी साहब, कोई भी एपी देगा ना तो कम से कम 3 टर्म्स तो देगा वो, क्योंकि उससे ही साबित होता है कि वो एपी है, कैसे, इन दोनों का डिफरेंस बराबर है तो ही तो वो एपी है, अब मान लो 3 टर्म्स ही नहीं देगा तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि उसका डिफरेंस सेम है, तो मिनिमम 3 देगा, 13 है 3, और ये एपी है भी सही, इसकी तीसरे नंबर की टर्म बताओ, अब अभी अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या कहा कि टीएच लगा हुआ है ना वो एन है, टीएच लगा हुआ है ना वो है, देखो जैसे ही एपी मिल जाए, एपी साफ साफ दिख रही है तो इनडायरेक्टली यहाँ से ए और डी दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलो, एपी दिख गई तो ए और डी नहीं दिखा क्या, ए मतलब और डी मतलब, कैसे निकालेंगे, दूसरी में से पहली घटा दो या तीसरी में से दूसरी घटा दो, 7 - 10, तो एपी देने का इनडायरेक्ट मीनिंग है ए और डी देना, एपी देने का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, ए एंड डी की वैल्यू को देना, दे दिया उसने, अब 4 कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट को एपी दिखते ही पता चल गए, अब 2 कंपोनेंट कौन से बचे, एन और ए एन, एन और ए एन, अब एन दिया हुआ होगा तो ए एन पूछा होगा, ए एन दिया होगा तो एन पूछा होगा, तो ये 30 जो दे रखा है ये एन है या ए एन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये एन है या ए एन, टीएच लगा हुआ है ना भाई, टीएच लगा हुआ है तो ये क्या है एन, यानी कि अब बचा क्या ए एन, यानी कि पूछा क्या गया है ए एन, समझ गए क्या, क्या जनरल टर्म फॉर्मूला में 4 कंपोनेंट्स होते हैं ए डी एन ए एन, एपी देते ही ए और डी तो क्लियर हो गया, 4 में से कोई भी 3 चीजें देगा, चौथी चीज पूछेगा, पूरी एक्सरसाइज में ये पैटर्न फॉलो होगा, 2 चीजें ये दे दी, तीसरी चीज ये दी है लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा एन है या ए एन, तो टीएच लगा हुआ है इस पे तो ये है एन, और टीएच नहीं लगा हुआ है तो ये है ए एन, तो टीएच लगे, ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, और जनरल मीनिंग के हिसाब से चले तो 30वें नंबर की टर्म पूछ रहा है, 30 तो उसका सीक्वेंस हुआ ना, और सीक्वेंस एन होता है नहीं होता है, और टर्म पूछ रहा है तो टर्म क्या होती है ए एन, एंड एक्चुअली आपको ए एन निकालना, मीनिंग के अकॉर्डिंग चलो, शॉर्टकट से चलो, तो टीएच लगा हुआ है तो एन की वैल्यू है, टीएच लगा हुआ है दैट मींस ये किसकी वैल्यू है एन की वैल्यू है, चलो फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 मल्टीपल, मैंने डिलीट कर दिया, क्या था इसका ए 10, डी क्या निकला था -3, जस्ट पुट द वैल्यूज, और एन क्या था 30, 3 चीजें गिवन, पिछले क्वेश्चन में भी तो 3 चीजें गिवन थी, साफ साफ दिया हुआ था, अभी घुमा फिरा के दे रहा है, चलो जी ए एन तो पूछा है एज इट इज, ए गिवन है 10, एन भी गिवन है 30 -1, डी कितना गिवन है, देखो नेगेटिव है तो बढ़िया से ब्रैकेट में लिखना उसको, नहीं तो गलती कर दो, 10 प्लस 30 -1 इंटू -3, तो 10, 29 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, माइनस का 87 माइनस करेंगे -10, इसका आंसर हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्लियर है क्या, चलो सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है, वही ये n है, ये क्या है n, कैसे पता चल रहा है 11 गिवन है,
11 गिवन है, 11 के आगे टीएच गिवन, 11 के आगे टीएच, तो ये एन आ गया। ए आपका पहली टर्म हो ही जाएगी। डी कैसे निकालेंगे, या तो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। बोलो किस में से किसको घटाओ, -1/2 में से घटाओ किसको, -3। समझ आया भाई, ये तो दूसरी टर्म है, ये पहली टर्म है, दूसरी में से पहली को घटाना है। समझ गए, सॉल्व करूं इसको मैं, -1/2 माइनस माइनस 2 एलसीएम ले लूं तो -1 प्लस 2 3 जा 6, 6 - 1 5/2। तो डी तो आ गया मेरा 5/2। कृतिका कल क्यों नहीं आई थी, कहीं जाना पड़ गया अर्जेंट। ए इक्वल टू -3, डी इक्वल टू 5/2। ठीक है, क्लियर है, ए इक्वल टू -3, डी इक्वल टू 5/2। इसलिए क्या कानों में जब आवाज टकराती है ना तो पता नहीं दिमाग बता देता है कि यार ये आवाज तो बहुत पहले सुनी थी, अभी हाल ही में क्यों नहीं सुनी है, तो याद आ जाता है कि ये शायद कल छुट्टी पे थी। ठीक है, याद आ जाता है, हैंड टू हैंड आता है नहीं आता है वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं क्लास में अंदर कुछ तो याद आ जाता है कि कौन आया था कौन, लेकिन कभी ना कभी क्लास के बीच में याद आ जाता है कि बेटा ये कल छुट्टी पे था, किसी भी कारण से। आ जाइए, ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, ए एन निकालो सारे के सारे जल्दी, बाकी उन लोगों को निकालने दें। ऐसा तो नहीं आपने पहले निकाल के रखा है और बता रहे हो, आप ही करा। हो गया, बी। तो मेरे पास केवल 3 स्टूडेंट की फीस आई है फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, रिमेनिंग में से मेरे पास 3 स्टूडेंट्स की फीस आई है। स्टार्ट डिपॉजिटिंग द फीस, द ड्यू फीस वॉट एवर इज पेंडिंग। ने 3 नहीं 4 किया, आपकी फुल एंड फाइनल आ गई थी क्या पहले, आपकी फुल एंड फाइनल आ गई थी, 4 की आ गई थी। 22 आ गया, आया वंश तन्नू, 22 आ गया आंसर। कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, बोलो फॉर्मूला, इंटू डी। ए एन तो पता करना है, ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है 11, ये टी एच लगा हुआ है, ये एन की वैल्यू 11 - 1 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू क्या है 5/, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो -3, 11 - 1 क्या होता है 10 इंटू 5/2। अच्छा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करना, कहीं पहले प्लस कर दो, वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना, बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 5 टाइम्स ये कट गया, 5 5 जा 25, ये हो गया -3 + 25 गिव्स मी, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, हाँ बढ़िया। हाँ, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। अब कुछ एपी गिवन है मुझे 5 है, ये भी एक एपी है, जिसमें भी मिनिमम 3 टर्म्स गिवन हो वो एक एपी बन सकती है ना। ये भी एक एपी है, 4 टर्म्स है इसमें, ये भी एक एपी है, 4 टर्म्स है, देन इसमें कितने 6 टर्म्स, और इसमें कितने हैं 2 3 4 5 6, इसमें बीच में तो 6 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स की एपी गिवन है। अब क्या कह रहा है इसमें, इसमें मिसिंग टर्म बताओ, जैसे इसमें सेकंड टर्म मिसिंग है A2, इसमें पहली ही टर्म मिसिंग है और तीसरी टर्म मिसिंग है, इसमें दूसरी मिसिंग है और तीसरी, इसमें दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इसमें पहली तीसरी चौथी पांचवी, ये टर्म्स बता दो आप, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते। अब अभी तो क्वेश्चन आ गया, खैर तो हमको पता है कि हम बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि डेटा पूरा है या नहीं ये भी चेक करना होता है, कि जो चीज हमसे पूछी गई है वो हम पता भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो आप ये नोट करो कि किसी भी एपी में
या तो ए और टी गिवन हो, या तो ए और टी गिवन हो, फिर कुछ भी पता कर सकते हो, या फिर ए और टी गिवन नहीं है तो कोई भी दो टर्म्स गिवन, कोई भी दो टर्म्स गिवन हो। हर एक एपी में चेक करो दो टर्म्स गिवन है या नहीं है ना। तो कोई भी दो टर्म्स गिवन हो तो भी उस एपी का कुछ भी पता कर सकते हैं, ए डी, तीसरी टर्म, 10वीं टर्म, 5वीं टर्म, कुछ भी उस एपी के सारे राज आप पता कर सकते हो। एक ऑप्शन क्या है, ए और डी गिवन हो, पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन। चलो ये नहीं है तो फिर इधर आ जाओ, कोई भी दो टर्म बता दो उस एपी में कहीं रखी हुई, पता होना चाहिए भाई ये तीसरे नंबर पे रखी हुई है, 10वें नंबर पे रखी है, तो हम उसके बाकी सारे राज पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं जानबूझ के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे दो टर्म्स गिवन है, यस और नो? कौन कौन सी? सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड टर्म को मैं A2 लिखता हूँ और फोर्थ टर्म को मैं A4 लिखता हूँ, यस और नो? सेकंड टर्म कितनी गिवन है, 13, और फोर्थ टर्म कितनी गिवन है, 3। अब nth टर्म फॉर्मूला से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो A2 जो है A प्लस 1D यानी A प्लस D में एक्सपेंड होगी, और nth टर्म फॉर्मूला से मैं A4 को एक्सपेंड करूं तो ये A प्लस 4 में से गया तो 3D से एक्सपेंड होगी, होगी नहीं होगी? तो A प्लस D की वैल्यू क्या हो गई, 13, और A प्लस 3D की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब आपका ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बन गया है जिसमें आपको दो वेरिएबल गिवन है और दो ही इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमको अगर दो इक्वेशन गिवन हो, हमको अगर दो वेरिएबल मिसिंग हो और दो ही इक्वेशन गिवन हो तो हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड वैसे तो एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। तो ये तीन चार मेथड होते हैं, जनरली अपन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से इसको निकालते हैं। बोलो अब बताओ चैप्टर नंबर 3 किस किस का कवर अप नहीं, क्वेश्चन में हाथ खड़े करो। तो क्योंकि चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बन गया अभी एक तरीके से, दो इक्वेशन बनाएगा आपको, जो दो टर्म गिवन होगी वो दो इक्वेशन बना के दे देंगे आपको। जैसे आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी फिर आप चैप्टर नंबर 3 वाले लॉजिक से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए भी निकालेंगे और टी भी निकालेंगे, और ए और डी निकल गया तो अभी मैंने क्या कहा, ए और डी निकल गया तो वैसे ही सब निकल गया। तो बताओ केवल उदित का कवर नहीं है, बाकियों का कवर है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा था बेटा, स्कूल में, समझ आ गया था? ओके, तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में से कोई एक मेथड यूज करेंगे। देखो अगर हमको ये वेरिएबल ए और ए सेम टू सेम मिल गया तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1, तो सेम कोएफिशिएंट मिल गया ना हमको, तो हम क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, इक्वेशन को जोड़ता है या फिर घटाता है। तो अगर आपको ए को एलिमिनेट करना है तो आप अगर सेकंड में से फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, स्क्रीन से हट जाएगा बिल्कुल। अब देखो इक्वेशन 2 थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है कंपेयर टू इक्वेशन 1, तो मैं 2 में से 1 को घटा दूंगा, और अगर 1 बड़ी दिखाई देगी तो 1 में से 2 को घटा दूंगा। कुछ भी कर सकते हो, वैसे दोनों से सेम आंसर आएगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूंगा अगर मैं, तो देखो क्या होगा, इक्वेशन 2 का एलएचएस पार्ट, इस साइन से मुझे याद आया कृतिका का, ये कब सुधारेगी आदत, जहां पे बराबर लिखना है वहां पे भी इंप्लाइज, हर बराबर इंप्लाइज थोड़ी ना होता है। इंप्लाइज कहाँ लगाते हैं, लाइन के स्टार्टिंग में, जब अपन एक से दूसरा रिजल्ट फॉलो कर रहे हैं, या तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हो जाता है इंप्लाइज, या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चंस में जनरली इक्वेशन से पहले, जनरली इक्वेशन के एलएचएस साइड से पहले, पहले इंप्लाइज साइन देन उसका एलएचएस साइड देन इक्वल टू का साइन देन आरएचएस, ये पैटर्न होता है। अब अपन हर जगह जहां पे अपने को बराबर की जरूरत हो, अच्छा लगता है साइन देखने में सुंदर लगता है, तो हम हर जगह वो थोड़ा लगा देंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं आपके अभी मैंने नहीं काटे इस टेस्ट में, नेक्स्ट टाइम से मैं मार्क्स काटूंगा ना तो फिर आप सुधरोगे, तो आप वैसे ही सुधार लो आदत को। ठीक है, ओके, मतलब उसको इस ऐसे ऐसे पक्का कर लो कि अब जहां पे सही में भी लगना हो ना वहां पे भी लगाने से डर लगे, तो ही वो सुधरेगी आदत है ना। इम्प्लाइज, तो ये इम्प्लाइज लिख रहा हूं मैं, देखो इसके एलएचएस में से इसका एलएचएस घटाएं, तो ए में से ए खत्म, एलिमिनेट, 3D में से 2 एक डी गया तो 2D इक्वल टू का साइन एज इट इज, 3 माइनस 13, नहीं सॉरी, हाँ सही है, 3 माइनस 13 इज माइनस का 10। तो देखो ए एलिमिनेट हो गया, डी की वैल्यू आ गई -10/2 गिव्स मी व्हाट, -5।
अब सर ए की वैल्यू कैसे आएगी, ये -5 की डी की जो वैल्यू है, चाहो तो इस डी में पुटअप कर दो, चाहो तो उस डी में, किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुटअप कर दो, आपको क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। पहली में पुटअप कर दूं छोटी वाली में, तो इसमें ए प्लस डी की वैल्यू क्या निकाली आपने, -5 बराबर क्या आ गया 13। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 इधर जाके +5, 13 + 5 बोले तो 18। तो ए आ गया, डी आ गया। अब ए और डी ही आ गया तो जो चाहे वो निकाल लो। आपको क्या निकालना था, पहली टर्म और तीसरी टर्म, ये तो निकालनी थी। तो पहली टर्म को क्या कहते हो, a1, पहली टर्म को क्या कहते हो a1, तीसरी टर्म को क्या कहते हो a3। पहली टर्म a1 a के बराबर होती है, a + 0t के बराबर, a3 किसके बराबर होती है, a + 2t के बराबर। इन दोनों में आप a और d की जो वैल्यूज निकाल के आए वो पुटअप करो। a की क्या निकाली आपने वैल्यू 18, तो पहली टर्म तो 18, और सेकंड टर्म सेकंड क्वेश्चन में a3 की वैल्यू में a की वैल्यू वही 18 + 2 मल्टीप्लाइड बाय d कितना निकाला आपने -5। तो 2 -10 हो गया, ये 18 में से 10 गया तो ये आ गई आपकी पहली टर्म 18 और तीसरी टर्म आ गई 8। आप क्रॉस वेरीफाई भी करो, देखो 80 बन रही है कि नहीं बन रही है। 18 - 5 13, 13 - 5 8, -5 की यहाँ पे भी, और 8 में से फिर -5 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, आ रहा है ना। तो पुटअप करके आप वापस फ्लो बना के देख सकते हो कि सही आ रहा है कि नहीं। क्लियर है क्या, ठीक है, समझ आया अच्छे से, ओके। अब दो टर्म्स अगर आपको गिवन है कोई सी भी, और उसमें से भी पहली टर्म ही गिवन है, जैसे इसमें, तो ये काम और आसान हो जाता है, ये काम और आसान हो जाता है। जो दो इक्वेशन बन रही थी ना हमारी, दोनों ए और डी में बन रही थी, लेकिन अगर पहली टर्म ही गिवन होगी तो इन दोनों में से एक इक्वेशन केवल ए में बनेगी, केवल ए में बनेगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी वहां से, तो सीधे यहाँ पुट अप कर देंगे। जैसे कि एक करके बताता हूं मैं, ये वाला करके बताऊं, फोर्थ वाला करके बताऊं, थर्ड वाला करो, फोर्थ वाला, ओके फोर्थ वाला करके बताते हैं। तो जो दो टर्म्स गिवन है लिखो पहले, तो कौन सी दो टर्म्स गिवन है, a1 और 1 2 3 4 5 6 है, a6 गिवन, ठीक है। तो a1 कितनी गिवन है -4 गिवन, a6 कितनी गिवन है 6 गिवन। एक्सपेंड करूं मैं, तो nth टर्म फॉर्मूला से a1 का एक्सपेंशन तो a ही होता है बस, और a6 का एक्सपेंशन a + 5d होता है भाई। पहली टर्म में तो a ही होता है, d होता ही नहीं, और छठी टर्म में a के साथ साथ 5 टाइम्स d भी होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू देखो क्या आई 4, और a + 5d की वैल्यू क्या आई 6। अब अगर मैं इसको एक इक्वेशन मानूं, जैसे दो इक्वेशन बनाई थी पिछली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो देखो पिछली बार दोनों इक्वेशन a और d में बनी थी, इस बार एक इक्वेशन केवल a में बनी है। तो a में बनी है तो वो a की वैल्यू दे रही है ना आपको, वो इक्वेशन सीधे सीधे आपको a की वैल्यू देगी, काम आसान हो गया। तो कोई भी दो टर्म्स गिवन हो, उसमें से भी पहली टर्म गिवन हो, तो काम और आसान हो जाता है। जस्ट a की वैल्यू को -4 को मैं यहाँ पुट अप कर दूं तो d आ जाएगा, -4 + 5d = 6, -4 उधर जाएगा तो +4, 6 + 4 यानी 10, d यानी कि 5, 10 डिवाइड बाय 5 यानी 2, तो d आ गया 2, और a तो पहली इक्वेशन से क्लियर हो गया था -4, ठीक है। तो अब आपको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी टर्म निकालनी है, तो निकाल दो। क्या क्या चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, एक टर्म चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी की सबके एक्सपेंडेड फॉर्म बताते जाओ। दूसरी की एक्सपेंडेड फॉर्म, a2 की एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो, a + d, हेलो a + 2, हाँ हाँ बढ़िया, हाँ अभी रिवीजन स्टार्ट किया है, हाँ आज नहीं, हो गए 3-4 दिन हो गए, हाँ क्या हो गया, अगर जरूरी है तो चल जाए भले, बाकी रिवीजन भी जरूरी होता है वैसे तो, पर अगर उधर ज्यादा जरूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कह देना, वीडियो से देख लेगा बात। जब रिवीजन करवाते नहीं है तब तो सर आप रिवीजन नहीं करवा रहे, और जब रिवीजन करवाते हैं तो सर रिवीजन ही तो चल रहा है, छुट्टी मान लेता हूँ। बच्चे और कौन कहेगा, टीचर तो कहेगा नहीं, बच्चे ही कहेंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या फर्क पड़ता है,
बच्चे तो बच्चे है तो बच्चे। आ जाओ, a प्लस डी। ए क्या है? ए -4 प्लस डी क्या है? डी डी टू। अच्छा वो हट गया क्या? राहुल गांधी का फैन है क्या तुम? तो बार बार उनके डायलॉग बोलता रहता है। नहीं है तो फिर हम इंफॉर्मेशन देते हैं भी, आपका एक वोट तो पक्का है 18 साल होने के बाद। -4 प्लस 2, इधर आओ। -4 प्लस 2d, डी मतलब 2 × 2, -4 प्लस 3d यानी 3 × 2, -4 प्लस 4d यानी 4 × फाइन। सॉल्व कर दो फटाफट। -4 में से -4 में 2 जोड़ा तो -2, 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 0, 3 2 जा 6, 6 -4 प्लस 2, देन 4 2 जा 8 -4 प्लस 4। तो भर दो इसको फिल इन द ब्लैंक्स में। -2 आया, देन 0 आया, देन 2 आया, 4 आया। देखो दो दो का गैप में एपी बन रही है ना। 2 घटाओ, नहीं 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो और फाइनली 2 जोड़ दो तो 6 आ जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? क्या सीखे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला इस क्वेश्चन से? कि एक एपी में पहले पहले तक ये होता था कि सर आप एपी में ए और डी दो तब निकालूंगा मैं बाकी सारी चीजें। इस क्वेश्चन के बाद से क्या हो गया? ए और डी मत दो, कोई भी 2 टर्म्स दे दो, उन 2 टर्म से पहले मैं ए और डी निकाल लूंगा, और ए और डी निकल गया तो उसके बाद वापस कुछ भी निकाल लूंगा। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अब 4th क्वेश्चन भी हम देखा जाए तो पहले कर चुके हैं, पर ये लैंग्वेज में कन्वर्ट होके आया है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। Which term of this AP is 78? एक एपी है हमारे पास। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। देखो ये एपी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ये एपी की इंफॉर्मेशन देने का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस एपी में कौन सी टर्म 78 है। भाई इस एपी में मैं आगे बढ़ता जाऊं बढ़ता जाऊं बढ़ता जाऊं बढ़ता जाऊं तो कहीं ना कहीं 78 आएगा। वो कौन से नंबर की टर्म होगी? ऐसा क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो अब देखो मुझे एक चीज बताओ, इस 78 के आगे टीएच लगा हुआ है क्या? एपी देने का मतलब होता है सर ए और डी देना इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो ए और डी तो दे दिए इसने, बोलो ए क्या है डी क्या है, जल्दी बोलो। ए तो है 3 और डी है 8 में से 3 गया 5। तो ए और डी तो दे दिया क्योंकि एपी दे दिया। अब 4 ही तो कंपोनेंट्स थे फॉर्मूला में, ए डी एन और ए एन। अब 78 या तो तू एन है और ए एन पूछा गया मुझसे, या फिर तू ए एन है और मुझसे एन पूछा गया। अब तू क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक बताइए सर ने, कि अगर टीएच लगा हुआ है तब तो तू एन है, और टीएच नहीं लगा हुआ है तब तो तू, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। और लैंग्वेज बेस्ड शॉर्ट ट्रिक याद रखना, विच टर्म से क्वेश्चन आ जाए, विच टर्म से क्वेश्चन आ जाए दैट मींस एन की वैल्यू। कौन सी टर्म मतलब सीक्वेंस पूछा है ना, एन की वैल्यू पूछी। ये लैंग्वेज बेस्ड शॉर्ट ट्रिक हो गई। नहीं तो साधारण शॉर्ट ट्रिक टीएच वाले भी आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं पता लगाने के। ठीक है, तो आ जाइए। और फॉर्मूला तो पूरी एक्सरसाइज में एक ही चलेगा, ए प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, अब क्या क्या कंपोनेंट गिवन है? ए एन गिवन है, यानी 78 गिवन है, ये ए एन है, ये क्या है? 78 यहाँ रख दूं, ए मैंने निकाल दिया 3, एन तो मिसिंग है, एन तो मिसिंग है, मिसिंग क्वांटिटी को यहाँ रखें, और डी क्या है? 5। अच्छा जी, अब इसके आगे चीज सुनो। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के तो हमने कैलकुलेशन टेक्निक्स अपनाई थी। कैलकुलेशन टेक्निक भी 2 है इसके पास। देखो एक कैलकुलेशन टेक्निक क्या कहती है कि आर एलएचएस में तो 78 है ना, 78 78 78 78 78 कॉपी कर लो, और आरएचएस को सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक मोमेंट पे एन की वैल्यू आ जाएगी। ये तो है बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक। लेकिन लेकिन इससे सरल और इससे जल्दी पता करने की एक टेक्निक और है जो हमने अपनाई थी। हम क्या करेंगे, एन को आइसोलेट करने की कोशिश करें। एन की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको आइसोलेट करो। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है? इसको अकेला छोड़ दो, इसके अगल बगल की चीजों को उधर भेज दो। तो इसके अगल बगल 3 चीजें हैं, 3 -1 5। अब सब पहले किसको भेजें बाद में किसको? तो सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आखिरी में जाएगा, जो दूर का रिश्तेदार है उसको पहले भेजो बॉर्डर पे मरने के लिए, बॉर्डर पार मतलब। और जो सबसे करीबी जाएगा तो वो भी पर एंड में जाएगा। तो इसका सबसे दूर का रिश्तेदार है 3। देखो 3 दूर है ना डिस्टेंस में, ठीक है, मतलब 3 तो देखो दूसरी टर्म, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म, तो 3 तो है ही दूसरी टर्म में, सबसे दूर यही हुआ। तो 3 को भेज दूं मैं वहां पे, 3 को भेज दूं तो 3 प्लस में तो इधर आके
इधर क्या बचा अब 78 माइनस 3 कितना हो गया, इतना क्लियर है। अब उससे करीबी रिश्तेदार, उससे दूर का रिश्तेदार 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके क्या बचा, अब -1 को भेजो तो उधर जाके +1, 15 + 1 इक्वल n आइसोलेट हो गया, ये इसकी वैल्यू आ गई n इक्वल। तो जब जब n मिसिंग हो, जब जब क्या मिसिंग हो, n मिसिंग हो, तब तब आप ये कैलकुलेशन टेक्निक से जल्दी काम कर सकते हैं। और बेसिक तरीका क्या होता पता है, बेसिक तरीका ये होता, इसको अलग से सोल्व करता 3 + 5 × n 5n 5 × -5 -5 फिर 3 - 5 -2 + 5n फिर -2 78 के बाद भेजता और फिर 5 से डिवाइड करता। ये होती बेसिक टेक्निक। ठीक है, नो डाउट इससे भी सोल्व हो जाता है, ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे चल के जिसमें ये 3 5 ये एल एम इसकी फॉर्म में होंगे, के की फॉर्म में होंगे, तो वहां पे ये वाली टेक्निक जो हमने पहले यूज करी ये ज्यादा और जल्दी, ज्यादा अच्छे से और जल्दी हमको सॉल्व करके देती है एन की वैल्यू। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से हम आइसोलेट करेंगे, पहले ए को भेजेंगे फिर डी को भेजेंगे फिर -1 को भेजेंगे। ओके चलिए, तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 4, बाकी कल जाओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.